अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ रूम। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबसे पहले बात होगी SBCA हुकाम और मैरिज हॉल एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और तर्जुमान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि पीर से गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और गैर कानूनी शादी हॉल्स, पार्लर्स और दीगर तामीरात को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फरहान कैसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PRO हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उनसे बात कर लेते हैं। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि गैर कानूनी तामीरात को नोटिस जारी हुए, दूसरी जानिब भी कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकता। मामला क्या, आप कैसे हैंडल करेंगे इनको? अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको पता होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उन पे DG इफ्तिखार कायम खानी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए कमेटीज बना दी हैं। नोटिस देना शुरू हो गए, ना सिर्फ शादी हॉल्स को बल्कि जो भी मिसयूजेस शहर में चल रहे थे, जैसे स्कूल इन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, दुकानें हैं, शेल्टर होम्स हैं और क्लिनिक्स हैं, इन सब को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ये अमल शुरू कर दिया गया है। ठीक है। इसके साथ ही आप जो स्ट्राइक के हवाले से आज जो डेलीगेशन आया था मैरिज लॉन एसोसिएशन का, उनसे जो हमारी मीटिंग हुई है उनको यही कहा गया है कि जो लीगल शादी हॉल्स हैं जिनका स्टेटस लीगल है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो इलीगल शादी हॉल हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है, जिनका कोई अप्रूवल नहीं है, उनके खिलाफ हम एज इन कंप्लायंस ऑफ दी ऑर्डर्स बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। फरहान साहब, मामला कुछ यूं है कि बहुत सारे मालिकान ये दावा कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो कानूनी कमर्शियल शादी हॉल्स हैं उनको भी गैर कानूनी करार देकर गिराया जा रहा है और उसको उनको भी नोटिस मिले हैं। कितनी सदाकत है इसमें फरहान कैसर साहब? जी, इस वक्त तो ये है कि वो अपना मुद्दा लेकर आए हैं। ऑब्वियसली आज ही ये डेलीगेशन आया है, हम इसको पूरी तरह स्क्रूटिनाइज करेंगे और हमारा लीगल बेंच भी इस पे बैठा हुआ है। पूरी कार्रवाई जो लाए अमल में लाई जाएगी वो मीडिया के बिफोर लाई जाएगी और हम गैर कानूनी कोई काम नहीं करेंगे। जी। तो फरहान कैसर साहब, कितने दिन का वक्त दिया गया है जो नोटिस जारी किए गए? क्योंकि जो मालिकान है वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में हम कैसे सामान उठाएं, कहाँ जाएं, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। 3 दिन का जो ये नोटिस दिया गया है उनमें ये कहा गया है कि जो लीगल हैं उनको तो ज्यादा टाइम लगे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो हमें सबमिट करा सकते हैं, उसके लिए तो 2 घंटे भी काफी हैं, 3 दिन तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और बाकी बात रही जो इलीगल है, वो 3 दिन क्या वो 30 दिन में भी अपना प्रूफ नहीं पेश कर सकेगा कि उनका लीगल स्टेटस बनता है। चले अगर गैर कानूनी तौर पर जो तामीर शादी हॉल से उनको गिराने वाला मामला है, मान लिया बजा 3 दिन आपने दिए, लेकिन जो ऑलरेडी जिन लोगों ने बुकिंग कराई हुई है उन हॉल्स में तकरीबात अभी होनी है क्योंकि 3-3 महीने ऑलरेडी बुकिंग्स होती हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा? वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को फिर सफ़र करेंगे? सर जी, ये मैकेनिज्म तो उनकी एसोसिएशन बनाए, उनको कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट दें। वी आर जस्ट कंप्लाइंग दी ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक। तो अब ये जो बाकायदा तौर पर शादी हॉल्स गिराने का काम है ये कब से शुरू होगा? 2 दिन के बाद शुरू कर दिया जाएगा? जी, जैसे ही नोटिस की एक्सपायरी होती है, जहाँ जहाँ नोटिस जितने टाइम का दिया है, या कहीं 3 दिन का, कहीं 7 दिन का, कहीं 24 घंटे का, जैसे ही वो नोटिस पीरियड पूरा होता है हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरहान कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। तो ग्रैंड ऑपरेशन किया जाना है जिसमें गैर कानूनी शादी हॉल्स, पार्लर्स और दीगर तामीरात को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको गिराने का सिलसिला शुरू होगा। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शादी हॉल्स को नोटिस मिलने के बाद एक खलबली मच गई है। कराची में शादी हॉल मालिकान ने कल बरोज इतवार से तमाम हॉल्स बंद करने का ऐलान करते हुए ये धमकी दी है कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हॉल गिराने का फैसला वापस ना लिया तो कल से किसी को भी शादी के लिए हॉल नहीं मिलेगा और कोई भी फंक्शन नहीं हो सकेगा। शादी हॉल्स मालिकान ने मजीद ये वाज़ेह भी किया है कि बुकिंग की रकम भी वापस नहीं की जाएगी। और अब से कुछ देर कबल नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ तनवीर मुनीर ने एसोसिएशन के ओहदेदारान से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा देखते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं SBCA के दफ्तर के बाहर और सिविक सेंटर के अंदर, और सबसे पहले एक टीम जो है वो वफ्द जिसे कह सकते हैं SP गुलशन ताहिर नूरानी की सरबराही में अंदर SBCA के डायरेक्टर से मिलने गए थे, जिसमें जो है वो 4 अफराद शामिल थे जो यहाँ ऑल कराची शादी एसोसिएशन जो है हॉल्स के जो है मेंबर्स भी थे। और मुज़ाकरात जो हैं हुए नहीं हुए, क्या मामला तय पाया अब तक और आगे का क्या लाहे अमल है। हमारे साथ राशिद साहब मौजूद हैं, गुलबर्ग टाउन के शादी हॉल एसोसिएशन के सदर भी, उनसे इसी हवाले से मज़ीद जानते थे। राशिद भाई, अंदर क्या मामला तय पाया, क्या बात तय पाई है?
देखें, जो अभी एसबीसी से जो हमारी मीटिंग हुई है एसोसिएशन की, इसमें इन्होंने बोला है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, लेकिन हम इसको समझते हैं कि ये एक हमारे को लॉलीपॉप दे दिया गया है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। और देखें, इनके पास डॉक्यूमेंट्स तो सारे मौजूद हैं, बहरहाल हम इनकी मतलब गुजारिश पर दोबारा मतलब दे देंगे इनको। लेकिन बात ये है कि ये कराची के तमाम शादी हॉल मालिकान जो हैं, इनकी तरफ से और हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये लाएअमल है कि कल से हम तमाम शादी हॉल बंद रखेंगे और यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर जुम्मे के दिन नोटिस दिए हैं तमाम शादी हॉल मालिकान को और बोला है कि पीर को हम आपके शादी हॉल गिरा देंगे। कल से जो है वो शादी हॉल बंद करने का ऐलान जो है यहाँ हो चुका है एसबीसीए की बिल्डिंग के सामने। और जिस तरह सवाल इनसे मैंने यही पूछा था कि कहाँ जाएंगे वो लोग, कैसे जो मैनेज करेंगे, जिनकी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी, तो उनका कहना ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो है एसबीसीए के डायरेक्टर से मुलाकात कामयाब हो जाए, मगर क्योंकि उनका भी कहना यही है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएं, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। 28 तारीख से शहर कराची के जो 900 से ज़ायद हॉल हैं उनको तोड़ा जाएगा। जी, तो जिस तरह से आपने मुलाहिजा किया, तनवीर मुनीर बातचीत कर रहे थे और यही कहा गया कि जो अब ऐलान किया गया है कि किसी भी हॉल में शादी नहीं होगी और कराची में तमाम शादी हॉल्स मालिकान ने कल से हॉल्स बंद करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिन का नोटिस दे दिया, अब हम कहाँ से काम करें। और शादी हॉल मालिकान ये भी कह रहे हैं कि जो बुकिंग की रकम दी गई है वो भी हम वापस नहीं करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया, नारेबाजी भी की गई और आज ये मामला देखने में आया जब ये हुक्मनामा जारी किया गया कि जितने भी गैर कानूनी शादी हॉल्स हैं उनको गिराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर 28 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी डिवीजन बेंच में शामिल होंगे। तो अब ये एक और दरखास्त दायर की जाएगी जिसमें देखा जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पाने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर आजम ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से दरखास्त दायर की है। दरखास्त जमानत में मौकफ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ को गुज़िश्ता कई दिनों से आर्ज़े कल्ब लाहक है। मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करना तजवीज़ किया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 3 हार्ट सर्जरीज हो चुकी है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी दरखास्त के साथ लगाई गई है। दरखास्त में चेयरमैन जज एहतसाब अदालत और सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल लाहौर को भी फरीक बनाया गया है। नवाज शरीफ की मरकजी अपील और सजा मुअत्तल करने की दरखास्त हाई कोर्ट ने 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। फैसल शाही, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद। तो ये समाअत मुकर्रर कर दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैसल शाही बताइएगा, अब तिब्बी बुनियादों पर ये जो दरखास्त दायर की गई है, ये अलग से दरखास्त दायर की गई है जिसे मुकर्रर कर लिया गया समाअत के लिए? जी बिल्कुल, ये आज एक नई दरखास्त नवाज शरीफ की जानिब से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी और नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, ये उनकी जानिब से दरखास्त दी गई है। ये कहा गया है कि नवाज शरीफ जो है वो आर्ज़े कल्ब में मुब्तला हैं और उनके 3 जो है वो बाईपास हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। मेडिकल ग्राउंड्स पे जो ये कहा गया कि उन्हें जो है वो रिहा किया जाए। तो आज ये दरखास्त दायर की गई थी जो समाअत के लिए मुकर्रर होगी है। 28 जनवरी यानी पीर के रोज इसकी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो है वो शामिल है। तो ये आज ही दरखास्त दायर की गई थी जिसमें मेडिकल ग्राउंड का जिक्र किया गया कि नवाज शरीफ जो बीमार हैं, 3 उनकी जो हार्ट की सर्जरीज हो चुकी हैं, तो उन्हें जो है जमानत पे रिहा किया गया। तो अब ये बुनियाद बनाई गई है कि तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त दायर की गई। फैसल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई है कि जो तिब्बी बुनियाद तिब्बी उनकी सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब की सेहत की अगर बात की जाए, अब उसको बेस बनाते हुए नई दरखास्त दायर की गई है। आप कैसे देख रहे हैं अब इसको, और क्या इसकी बुनियाद पर रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को? ये बहुत बड़ी ग्राउंड है और इसकी बुनियाद पर रिलीफ मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल ग्राउंड जो है ये वो उसमें हार्डशिप के केस में भी कवर होती है। जो कॉन्सेप्ट है बेल ग्रांट का या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, और अदरवाइज भी चाहे चलता हुआ केस हो तो 497 में भी मेडिकल ग्राउंड जो है वो अवेलेबल होती है। और अगर इस तरह की सजा की सस्पेंशन का केस हो तो 426 में भी ये बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है। और खासतौर पर ऐसे केसेस जिसमें उस जेल के अंदर ऐसा इंतजाम ना हो सकता हो किसी बीमारी को का प्रॉपर इलाज करने का, अगर वो ये साबित कर दे कि इस तरह की बीमारी है और बड़ी प्रिकैरियस कंडीशन है उनकी,
तो उसमें बेल ग्रांट हो सके। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, एक तरफ मामला कुछ यूं है कि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं अब तो उनको भी मिलने की इजाज़त दे दी गई है, किसी भी दिन जाके वो विजिट कर सकते हैं, उनका तिब्बी मुआयना भी हो रहा है, बाकायदा तौर पर टेस्ट भी करवाए गए। तो इस तरीके की जब उनको फैसिलिटी दी जा रही है तो उसके बावजूद इस बेस पर बुनियाद बनाकर उनको अवेल किया जा सकता है इस अपॉर्चुनिटी को। किस तरह प्रोसिक्यूशन इस अपना केस पेश करती है अदालत में, यानी अगर वो जाके ये पेश करते हैं केस कि जी उनकी ये बीमारी है, दिल का आर्जा है, तो दूसरी तरफ से ये आना जरूरी है कि इसका इलाज अस्पताल के अंदर हो रहा है और मुमकिन है। तो ऐसी सूरत हाल में मेडिकल ग्राउंड जो है उसको डिफीट करने के लिए वही उसी तरह का ही मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा उसे काउंटर करने के लिए। मैं ये कह देना उनका वज़ीर इत्तलाआत का काफी नहीं है, बल्कि अदालत में जो पेश हो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, नैब की जो प्रोसिक्यूटर्स हो, जो उनके वकील हो, जब वो पेश हो तो वो बिल्कुल, क्योंकि ये ग्राउंड उस वक्त डिफीट हो जाती है जब आप ये साबित करें कि ये बीमारी जो है ये तो और लोगों को भी है और ये बीमारी जो है इसका इलाज मुमकिन है, जेल के अंदर जेल और अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया जा सकता तो है। यानी इसका काउंटर नैब को करना होगा अदालत में, केस वहाँ डिफेंड करना होगा इन यानी बुनियादों पर बाकायदा एक काउंटर यानी करें उसे कि जी इसका ये इलाज मुमकिन है। अगर ये कर सकेंगे तो फिर बेल नहीं होगी, वरना बेल जो है। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, एक और मामला है कि माजी में हमने देखा कि बहुत सारे मुल्ज़िमान को जेल में से मुंतकिल किया गया जब अस्पतालों में, तो उन्हें ही सब जेल करार दे दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब के केस में क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वाकई उनको दिल की तकलीफ है और इस तरह से सफर कर रहे हैं तो उसे सब जेल करार दिया जाए? लगता है यही है कि शायद इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो उसमें ज्यादातर लोग जो है चंद दिनों के बाद ही दिल का आर्जा उन्हें हो जाता है और इस तरह की बीमारियों की वजह से फिर डॉक्टर भी लिख के दे देते हैं। तो डॉक्टर भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो वो उसके बाद फिर जेल जो है उनके लिए सब जेल अस्पताल ही बन जाते हैं, यानी अस्पताल वो जेल की बजाय यानी हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते हैं। तो वेरी क्विकली आरिफ चौधरी साहब, क्या आम कैदियों को भी ये सहूलियात इसी तरीके से मिलती है जिस तरह नवाज शरीफ साहब और दीगर हम सियासतदानों को देखते हैं? है आम कैदी जो है उसकी तो शायद एप्लीकेशन इस तरह सुनी भी ना जाए और इतनी अहमियत भी ना दी जाए जिस तरह गैर मामूली। ये हमारी किस्मत ये है कि चाहे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ आए और वो ये कहे कि जी अब हम दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, हम बनाने वाले हैं। पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है और उसमें एक ताकतवर और एक कमजोर तबका है। जो ताकतवर तबका है उसके लिए कवानीन और उस पर अमल दरामद बिल्कुल उसका अंदाज ही मुख्तलिफ है, और जो बाकी यानी जो गरीब लोग हैं उन बेचारों का तो इसमें जेलों में उनके तो केसेस भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब। आप कमेंट कर रहे थे, ये है कि गरीबों के लिए इंसाफ के तकाजे कुछ और हैं, अमीरों के लिए इंसाफ के तकाजे कुछ और हैं। और हम ये देख रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तबी बुनियादों पर एक और दरख्वास्त दी गई थी, जो कि उस दरख्वास्त से जमानत दी गई थी, उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। हम यहाँ पर पब्लिक न्यूज़ में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करते हैं वज़ीर रेलवे शेख रशीद की, जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाना इमरान खान की गलती है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर सारी उम्र पछताना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी सालों जेल में पड़ा रहता है और चोरों का आईजी जेल से असेंबली भी आ सकता है। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी का केस शरीफों से 1 लाख गुना बड़ा है। अब अल्लाह के सिवा जरदारी को कोई बचा नहीं सकता। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को, ब्लंडर है। पेड इन स्पीच सारा कौमी असम्बली उठा के देखें, चोर की सबसे पहली तकरीर है, डाकू पहले कौम से मुखातिब हैं, जो मदर ऑफ द क्रिमिनल क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, वो लोगों का एहतसाब करेंगे। जी अजब तमाशा है जी, चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। हमने क्या गुनाह किया था कौम बताए? हम तो क्लाशनकोफ जैसे ना दहिंदा हमारे सोफों से जब हम जेल में निकली कैदों में हमने 7 साल गुजारे और 3.5 साल तक हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं हुई, इसलिए कि हम आम आदमी थे। और ये खास नस्ल है, ये खास रेस है, और ये चोरों की नस्ल है, ये डाकुओं की नस्ल है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वर्कर क्लास का कोई आदमी जेल जाए तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलते, और चोरों के सरदार और चोरों के आईजी जाएं और उनके लिए जनाब अली प्रोटोकॉल, वो जेल से भी आ सकते हैं।
मैं शहबाज शरीफ साहब को करप्शन के केसेस में नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा मुलव्वस देखता हूँ। जरदारी साहब का केस नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से 1 लाख गुना ज़्यादा खतरनाक है। जरदारी साहब को कोई जौन सी मर्जी मखलूक हो, अल्लाह ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। नवाजदारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सारे मामले पर उनसे भी बात करते हैं। एक तो शदीद तनकीद की नवाजदारी शेख रशीद साहब ने, और दूसरी जानब KCR का भी मामला था, उस पर आज गुफ्तगू की शेख रशीद साहब ने। उस हवाले से उनका क्या कहना था कि सिंध हुकूमत उनका साथ दे, किस तरीके से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, शेख रशीद आज 3 रोजा दौरे पर सिंध के कैपिटल कराची में मौजूद थे। आज शाम को ये वापस इस्लामाबाद जाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख रशीद, और शेख रशीद जो है वो गिरजा चमक के साथ बढ़ते सिंध हुकूमत के ऊपर उनका कहना था कि KCR जो कराची सर्कुलर मंसूबा जो कराची के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है, वहाँ सिंध हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत ने इस प्लान के हवाले से कोई डिस्कस नहीं किया। जबकि शेख रशीद का कहना था कि वजीर आला सिंध को मुखातब होते हुए कहा कि अगर वजीर आला सिंध मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं तो वजीर आला सिंध मेरे साथ कांटेक्ट करें, हम KCR मंसूबे पर बात कर सकते हैं। जबकि शेख रशीद का जो दूसरा पॉइंट था वो कौमी असेंबली में जो एहतसाब कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को लगाया गया है, चेयरमैन PAC बनाने पर आज उन्होंने शदीद तनकीद की। एक बार फिर हमारे साथ बुखारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से उनका ताल्लुक, उससे बात कर लेते हैं। उसमें बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बात यही है कि एक बार फिर शेख रशीद साहब यही तनकीद कर रहे हैं कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया और आम आदमी को तो जेलों से नहीं लाया जा सकता, जबकि शहबाज शरीफ को ले आते हैं और उसके बाद वो इस तरह का कॉमेंट करते हैं। शुक्रिया जी। देखिए, इनकी मतलब इस लूज टॉक पे और घटिया गुफ्तगू पे क्या बात की जा सकती है। जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसकी जबान अभी तक कंटेनर वाली और वो जो एक गली मोहल्ले की 3rd क्लास लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करने से ये बाज नहीं आते। शेख रशीद मशहूर जमाना है इस मामले में। अब जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसका मुकाबला मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये तो जरूर कह सकते हैं कि बिल्ला तो चले फिर भी रीजनेबल होता है, किसी और गैंडे को या किसी और को तो नहीं बिठाया जा सकता ना, बिल्कुल ही, वो तो एक और ही चीज हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब को अपनी उम्र का अब लिहाज करना चाहिए। उनका जो 5-7 दफा वो इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 6 दफा वो नवाज शरीफ की वजह से और 1 दफा जो है वो इमरान खान की वजह से इलेक्ट हो गए। वो इस काबिल नहीं है कि वो अकेले अपने ओन पे इलेक्ट भी हो सकें, और दूसरों को वो बातें करने से जो है वो बात नहीं आती। अच्छा, आज भी बुखारी साहब वो यही कह रहे थे जो आपने भी बात की कि इतने मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं तो मुझे जो है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। आज वो एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा और बारहा वो ये बात करते रहे कि कई दफा तो मैं ही असेंबली में मौजूद रहा हूँ, इन सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूँ। वो सीनियर किसकी बेस पे है, मैंने पहले आपको बता दिया ना। वो सीनियर इस नून लीग की बेस पे है जो बार बार कहते हैं मैं 6-7 दफा इलेक्ट हुआ। काश को उनसे पूछे कि जी आप किस निशान पे इलेक्ट होते रहते हैं और किसके नाम पे आपको वोट पड़ते थे, तो ये तुमसे कोई पूछता नहीं। और दूसरी बात ये है कि उस बेचारे का दिल में जो अरमान है ना, वो वजीर आजम तो कह नहीं सकता अपने आप को। उनको शौक बड़ा, एक सीट की वो पार्टी है, लेकिन शौक और उनकी जो लैंग्वेज ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर ही वो है। और उनकी क्या हैसियत और कैपेसिटी है वो इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं, ट्वीट करने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसमें बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थी कि तनकीद बराए तनकीद हो रही है और इस जबान से गुरेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। आज फिर एक बार फिर शेख रशीद साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और चेयरमैन PAC पर वो बात कर रहे थे। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करते हैं वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं कि सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सबको मस्बत किरदार अदा करना होगा। नदीम अफजल चंद हमारे नुमाइंदे चिका खानसानी के साथ मौजूद हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। जी, पूरे 2 हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास रहा, लेकिन हंगामों की नज़र, एहतजाज की नज़र, रस्साकशी नज़र आई। एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ आवाज़ें कसी। वज़ीर आज़म के तर्जमान और ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से फोकल पर्सन नदीम अफजल चंद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि बिलाखिर ये सूरत हाल कब तक रहेगी, किसको आगे बढ़ के इस सूरत हाल को बेहतर करना है। ये बताइएगा, कोई प्रपोजल्स दें कि ईवान का माहौल इस तरह मछली बाज़ार बन गया है। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल क्लास को अभी भी आज बहुत सारे MNA से मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा पॉलिटिकल क्लास हम एक दूसरे को गंदा न करें।
पीपीएल पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मैं इनको अक्सर ये अपने दोस्तों को कहता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या सिर्फ बीबी की जो थीम थी, रूह थी, उसमें यही था कि कोई और हुकूमत आए तो उसको आपने उस कॉन्सेप्ट में नहीं लेना। तो ये समझें कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से इन्होंने सीखा है, जो कहते हैं हमने उसको आगे बढ़ाना है, तो उसको पार्लियामेंट को भी आगे बढ़ाना है। किसी की भी गवर्नमेंट हो, आज इमरान खान की गवर्नमेंट है, कल को इनकी भी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। तो इनको सोचना चाहिए कि पार्लिमानी रवायात को अच्छे तरीके से चलाएं। कोई भी हो, खा मिनिस्टर हो, खा को अपोजिशन का मेंबर हो, तो सबके रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, बर्दाश्त का माहौल हो? जो मेरी पहली मीटिंग हुई थी एज ए स्पोक्स पर्सन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे रवैयों में आजिज़ी होनी चाहिए, तकबराना रवैये नहीं होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो ये चाहते हैं कि आजाना रवैया हो, लेकिन क्या मिनिस्टर्स भी ऐसा करेंगे, क्या एमएनएस भी ऐसा करेंगे ताकि ऐवान का माहौल बेहतर रहे? ये जिम्मेदारी लगाई गई है नदीम अफजल चंद की। अब देखते हैं कि इस पर कब तक अमल दरामद होता है और कब तक इस ऐवान का माहौल आइडियल होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें और कौमी बात करें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है और पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर कम हो सकती है, जबकि हाई स्पीड डीजल की अगर बात की जाए तो उसमें 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। राजा उस्मान ताहिर, बताइएगा, बताया जा रहा है कि इम्कान है, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में कमी आई है, तो इसके लिए जो पाकिस्तान में सार्किन है जो डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोल की अब तक जो इब्तदाई वर्किंग की गई है उगरा की जानिब से, उसमें 10 रुपए फी लीटर कमी आ रही है। इस तरह पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे, जबकि मट्टी का तेल जो है 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने का तो कहा जा रहा है 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। राजा उस्मान ताहिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पब्लिक न्यूज़ में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे विद अदर शोज। स्टे विद अस।